नीतीश कुमार के सीएम पद को लेकर संशय बरकरार। नहीं बन पा रही कोई भी बातें, बिन बुलाए ही पहुंच गए राज्यपाल के पास। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर नीतीश कुमार के वो एक बार फिर से सीएम बनने के सपने साकार होते नहीं दिख रहे हैं। जहां पर एक तरफ बिना बुलाए ही सीएम नीतीश कुमार के द्वारा राज्यपाल के पास पहुंच जाया जा रहा है, वहीं पर बीजेपी को झटका देने का प्रयास किया जा रहा। परंतु इन बातों को भांपकर बीजेपी अपने पूर्व की रणनीतियों के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाती जा रही है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर संशय बरकरार है। जहां पर मीडिया में ये खबरें चल रही है कि सब कुछ तय हो गया, वहीं पर आखिर जब बिना बुलाए ही नीतीश कुमार राज्यपाल के पास पहुंच जाते हैं, इस्तीफा देने से इनकार कर देते हैं, इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि नीतीश कुमार के सपने आखिर अभी भी संशय में डूबे हुए हैं। आइए, लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के सपने जो सीएम बनने के लिए थे, वो साकार होते अभी तक नहीं दिख रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से 10वीं बार शपथ लेने के लिए जहां पर बिहार के महिलाओं के लिए 27,000 करोड़ रुपए बांट दिए, वहीं पर ये पैसा आखिर बर्बाद तो कहीं ना हो गया, इस पर सोचने को नीतीश कुमार मजबूर है। इसका मुख्य कारण ये है कि नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं इस्तीफा देने के लिए, परंतु अंत समय में अपने निर्णय को बदल देते हैं। आखिर क्या हुआ था घटना दोस्तों, इस पर गौर करने की जरूरत है। अचानक ही नीतीश कुमार के द्वारा 16 नवंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। कैबिनेट की बैठक बुलाए जाने के संबंध में यह चर्चाएं हुई थी कि नीतीश कुमार विधानसभा को भंग कर देंगे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, वहां जाने के बाद वो विधानसभा को यानी कैबिनेट की बैठक में बिहार विधानसभा को भंग नहीं किए, बल्कि 19 नवंबर को भंग किए जाने संबंधी सिफारिशें कर दी, यानी इसका प्रस्ताव ले लिया और प्रस्ताव लेने से संबंधित एक पत्र तैयार करते हुए सीधे ही वो राज्यपाल के पास पहुंच गए, बस यही संदेश लेकर कि 19 नवंबर को विधानसभा भंग कर दिया जाएगा और उसके बाद हम सरकार बनाने की पेशकश करेंगे। लेकिन हकीकत में देख लिया जाए दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी भी नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार को आखिर कड़ी नगरी निगरानी में रखी गई है। नीतीश कुमार की आखिर सुरक्षा बढ़ाकर क्या किया गया, यानी नीतीश कुमार से किसी अन्य विपक्षी दलों के नेताओं की मुलाकात नहीं हो, इस पर कड़ी निगरानी रखी गई है। सुरक्षा बढ़ाकर आखिर उन्हें घेर कर रखा गया है कि विपक्ष के साथ वो तालमेल नहीं बिठा सके। साथ ही साथ जब कभी भी वो बाहर निकलते हैं, एनडीए यानी बीजेपी के नेता उनके साथ जरूर रहते हैं। आप देखेंगे तो नीतीश कुमार के द्वारा आखिर तमाम एनडीए के नेता, चाहे बीजेपी के नेता हो या फिर जदयू के तमाम लीडर्स हो, उनके द्वारा मुलाकात कर भेंट स्वरूप गुलदस्ते दिए जा रहे हैं। लेकिन आखिर ये है क्या, यहाँ पर उन्हें आखिर निगरानी में रखा जा रहा है। वहाँ कह दिया जाए तो मुलाकात के लिए तमाम नेता जो जाते हैं, वो आखिर अपनी रोटी सेकने के लिए जाते हैं। चाहे आप सम्राट चौधरी की बातें कर ले, सम्राट चौधरी भी जाते हैं कि नीतीश कुमार की ओर से हमें आखिर एक बार फिर से डिप्टी सीएम बनाए जाने पर सहमति जता दिया जाए। वहीं पर देख लिया जाए विजय सिन्हा, वो भी उनसे मुलाकात करते हैं, लेकिन बस उनकी भी यही स्वार्थ होती है कि मेरा भी एक बार फिर से नाम फाइनल कर दिया जाए। क्योंकि आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी तक कोई भी क्लियर नहीं हुआ है। बीजेपी की ओर से अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि कौन सीएम पद को लेकर आखिर शपथ लेंगे। तो आखिर डिप्टी सीएम पद को लेकर ये कैसे क्लियर हो सकता है। इतना मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, इस बार सिर्फ एक डिप्टी सीएम बनाए जाने की मांगे की जा रही है, लेकिन एक डिप्टी सीएम से पहले आखिर सीएम कौन होंगे, ये बड़ी बातें हो जाती है। आपको मैं बता देना चाहूँगा
कि राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री तो पहुंच गए, लेकिन उनका जाना वहां पर जायज नहीं था, असंवैधानिक था। नियम होता है कि सरकार बनाने के लिए आखिर राज्यपाल के द्वारा सबसे बड़ी पार्टी को आमंत्रित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी तक जदयू में विधायक दल की बैठक संपन्न नहीं हुई। आखिर विधायक दल के नेता कौन होंगे, अभी तक इसका चुनाव नहीं हुआ। उसके बाद बीजेपी के अंदर भी विधायक दल के बैठक का चुनाव नहीं हुआ, यानी कौन होंगे विधायक दल के नेता। विधायक दल की बैठक हुई ही नहीं तो चुनाव कैसे संपन्न हो सकता है। यानी यहाँ पर कह दिया जाए तो ना तो जदयू में विधायक दल की बैठक हुई और विधायक दल के नेता चुने गए, ना ही बीजेपी में विधायक दल के नेता चुने गए। तो आखिर नीतीश कुमार कैसे राज्यपाल के पास पहुंचकर आखिर शपथ ग्रहण के लिए या फिर सरकार बनाने के लिए दावा पेश कर दिए। दोस्तों, दावा पेश उनके स्तर से नहीं किया गया है। दावा तो पेश करना होगा आखिर बीजेपी की ओर से कि वो किसे आखिर सीएम बनाना चाह रही है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, जो 89 सीट लाकर इस बार आखिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो यहाँ पर सिर्फ ब सिर्फ एक संकेत और झटका देने का प्रयास किया जा रहा था नीतीश कुमार के द्वारा। बीजेपी को यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा था कि अगर आप मेरे नामों की घोषणा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मैं विपक्षी के साथ मिलकर सरकार बना सकता हूं। यही आखिर सूचनाएं देने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे थे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बीजेपी आखिर अपनी सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी एक कर रखी है। वहीं पर आप देखेंगे तो दो बातें इन दिनों जो हालात में और हाल ही के समय में बयान दिए गए हैं, इससे विवाद और भी गहरा गया है। जब आखिर प्रचंड बहुमत एनडीए को मिल गई, उस वक्त जब बिहार चुनाव प्रभारी भाजपा के प्रभारी विनोद तावरे से पूछा गया कि कौन होंगे सीएम, तब उन्होंने इसे सिरे से नकारते हुए और दूसरे रूपों में इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अभी जश्न मनाने का समय है, खुशियां मनाइए, जश्न मनाने दीजिए, सही समय पर सही जवाब मिल जाएगा। इन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। तो दूसरी तरफ जब मीडिया के द्वारा नितिन नवीन से पूछा गया कि किसे सीएम बनाया जाएगा, तब उन्होंने कहा कि इसमें कोई संशय नहीं, यहाँ सारी स्थितियाँ महाराष्ट्र की तरह बिल्कुल ठीक ठाक है और महाराष्ट्र की तरह ही सरकार का गठन होगा। तो यहाँ पर ज़रा देखेंगे दोस्तों तो महाराष्ट्र शब्द वाली बातें कह दी गई, इससे तो और भी संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि महाराष्ट्र में जहाँ पर बीजेपी जिस गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, आखिर वहाँ पर सेंधमारी करते हुए बीजेपी ने वहाँ अपना मुख्यमंत्री खड़ा कर लिया। ठीक महाराष्ट्र शब्द का प्रयोग करने के बाद बिहार में सीएम पद का विवाद और भी गहरा गया है। तो इस आधार पर कह दिया जाए दोस्तों तो नीतीश कुमार के वो सपने जो सीएम बनने के हैं, अभी तक संशय में डूबा हुआ है और शपथ ग्रहण समारोह कब होंगे इसकी भी कोई तारीख निर्धारित नहीं हुई है। क्योंकि मैं बता देना चाहूँगा कि दोनों दलों के विधायक दलों का चयन हो जाएगा, उसके बाद सामूहिक रूप से एक एनडीए के विधायक दलों की बैठक होगी, यानी सामूहिक रूप से तमाम 202 विधायक जो एनडीए के होंगे वो बैठेंगे और उस बैठक में आखिर तय किया जाएगा कि कौन आखिर बिहार के सीएम पर बैठेंगे। वहाँ पर दो स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। किसी भी सूरत में 202 सीटें अगर है तो आखिर किसके पक्ष में आखिर जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भाजपा और जदयू दोनों के पास समान स्थितियां है। भाजपा भी सरकार बना सकती, लेकिन भाजपा के पास थोड़ी चुनौती है। लेकिन नीतीश कुमार भी सरकार बना सकते, इसके लिए उन्हें आखिर विपक्ष का सहारा लेना होगा। विपक्ष का सहारा लेते हैं तो नीतीश कुमार के पास बहुमत के आंकड़े पार करते हुए कुल 126 सीटें प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि 85 सीटें नीतीश कुमार के हैं, उसके बाद 35 सीटें महागठबंधन के हैं, तो कुल मिलाकर हो जाती है 120। उसके बाद 5 है एआईएमआईएम के तो 125 और एक है बसपा के तो 126। और कह दिया जाए तो बीजेपी के साथ आखिर कौन हो सकते हैं, तो बीजेपी के साथ आखिर जीतन राम मांझी भी जा सकते हैं, चिराग पासवान भी जा सकते हैं, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा भी जा सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन इन सभी को मिला दिया जाता है तो यह आंकड़े आखिर 117 तक ही पहुंचते हैं। उसके बाद भी 5 विधायकों की आवश्यकता होगी, लेकिन एआईएमआईएम कदापि
नहीं यहाँ पर समर्थन देगी बीजेपी को, क्योंकि एआईएमआईएम की ओर से विपक्षी दलों यानी नीतीश कुमार को ही सरकार बनाने की पेशकश कर दी गई है। लेकिन उनकी ओर से कहा गया कि अगर हमारी यानी एआईएमआईएम के मुख्यमंत्री होते हैं तो मैं अपना समर्थन दूंगा, परंतु नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस ओर वहां पर ऑप्शन दिया गया था, परंतु एक और ऑप्शन बचता है बीजेपी के लिए कि बीजेपी आखिर यहाँ पर गेम खेलते हुए नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़े, तभी यह संभव हो सकेगा। लेकिन मौजूदा जो हालात है उसके अनुसार एक साथ कम से कम 30% विधायकों को तोड़ना होगा जदयू के कुल 85 विधायक है, 30% लगभग 29 से 30 हो जाते हैं। तो इस समय में जहां पर सरकार बनाने की दिशा में बहुत ही कम समय रह गए हैं, 22 नवंबर ही अंतिम तारीख है। उसके बाद अगर सरकार का गठन नहीं होता तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएंगे। तो इसके आधार पर विधायकों को तोड़ना संभव प्रतीत नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये खबरें चल रही है कि बीजेपी के द्वारा यहाँ पर अपनी केंद्रीय सरकार बचाने के उद्देश्य से कांग्रेस के 6 विधायकों को आखिर बाहरी समर्थन के फलस्वरूप सरकार बनाई जा सकती है। इससे एक तो बीजेपी की सरकार बिहार में हो जाएगी, दूसरी तरफ केंद्र में भी आखिर वहाँ सुरक्षित हो जाएंगी बीजेपी की सरकार, और कांग्रेस की ओर से किसी भी प्रकार का वहाँ पर दबाव पेश किया जाना या फिर तोड़ मरोड़ की घटनाएं नहीं की जा सकेगी। वहीं पर आप गौर करेंगे तो बीते 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राहुल गांधी को एक यहाँ पर सलाह दिया गया था। उन्होंने कहा था कि इधर उधर ना करे, कांग्रेस में बहुत जल्द टूट होगी। यानी ये भी हो सकता है कि कांग्रेस के विधायकों को ही अगर बीजेपी में मिला लिया जाता है तो बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी। नीतीश कुमार का सपना बनकर ही रह जाएगा। देखना है आखिर क्या होता है। मेरा तो मानना है कि आखिर विधायक दल की बैठक होते होते या 19 नवंबर तक चला जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार पहले इस्तीफा नहीं दे सकते। एक हाथ से नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे तो दूसरी तरफ से वो सरकार बनाने का दावा ही पेश करेंगे। अन्यथा उन्हें इस बात की डर सता रही है कि अगर मैं ऐसा पहले इस्तीफा दे दिया तो ये भी संभव है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, क्योंकि आखिर सरकार बनाने का दावा पेशकश करने का अधिकार जदयू को नहीं बल्कि बीजेपी के पास है। देखना है क्या कुछ होता है। लेकिन बिहार की राजनीति इन दिनों दिलचस्प मोड़ पर है। आप सभी क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।